नमस्कार। बिहार की बात प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। बिहार की बात एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको बिहार के हर एक एंगल से आपको अपडेट करेगी। या तो वो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर हो, या वह बिहार के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात हो, बिहार के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की बात हो। हर एंगल से, अर्थव्यवस्था से, भौगोलिक संरचना से और राज्य व्यवस्था से आपको अपडेट करेगी और आपको एक बेहतर समझ देगी। जहाँ तक यह बात होती है कि जो भी कैंडिडेट या जो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, वही चीज़ों को गहराई से पढ़ते हैं, समझते हैं। लेकिन हमें लोगों तक इस बात को समझाना होगा कि हमें हर एंगल से अपने स्टेट को, अपने कंट्री को जानना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा काम एक स्टूडेंट ही क्यों करे, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट ही क्यों करे। हर व्यक्ति को समझना चाहिए, समझदार बनना चाहिए, ताकि वह देश को समझ सके, अपने समाज को समझ सके। बहरहाल, बिहार की बात प्रोग्राम में आज मैं बिहार के इकोनॉमी पर बात करूंगा। तो रिसेंटली एक स्टेटमेंट था जो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी है, उनका कहना है कि बिहार इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन इंडिया। इट मीन्स कि बिहार भारत का थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। उनका यह भी कहना था कि क्योंकि बिहार का जो लैंड है, भूमि है, वह 73% जो बिहार की लैंड है वह फ्लड प्रोन एरिया है। मीन्स कि बाढ़ से ग्रसित होती है, और अगर बाढ़ कम से कम 4-5 महीने भी एक एरिया को डिस्टर्ब करती है तो आप समझ सकते हैं उससे किसी भी स्टेट को कितना नुकसान हो सकता है। तो उनका कहना है कि क्योंकि बिहार का जो 73% जो लैंड है वह फ्लड प्रोन एरिया है, और बिहार के पास एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसके अलावा भी बिहार भारत में थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आफ्टर आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। तो इस स्टेटमेंट को हम किस तरह से लेते हैं, एक पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, इसको हम एग्जामिन करेंगे आज के वीडियो में। आंध्र प्रदेश का जो ग्रोथ रेट है 11.40% है। उसके बाद राजस्थान है जो 11.04% ग्रोथ रेट है राजस्थान का। इसके बाद बिहार है जो 10.98% ग्रोथ रेट से इसका जो ग्रोथ है वो पिछले कुछ 1-2 वर्षों में हुआ है। तो अगर आप नेशनल एवरेज देखेंगे, जो हमारी कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वह है 8.68%। तो इससे यह देखने को मिलता है कि हमारा बिहार नेशनल एवरेज से भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ एक बेहतर ग्रोथ देखने को मिल रही है। बिहार के इकोनॉमी को अगर आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि बिहार लार्जली एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। हालांकि इसमें एक सिग्निफिकेंट शेयर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का है, फिर भी बिहार में ज़्यादातर जो काम हो रही है वो सर्विस सेक्टर में बेहतर हो रही है। बिहार की पॉपुलेशन को देखेंगे तो 10.40 करोड़ पॉपुलेशन, मीन्स कि 10 करोड़ 40 लाख पॉपुलेशन, जिसका जो जीडीपी है वह 8.98 लाख करोड़ है, जो इंडिया का 14th रैंक पर आता है। मीन्स कि जीडीपी मतलब होता है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। मीन्स किसी भी स्टेट या कंट्री में हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जो हम 1 साल लेते हैं, 1 ईयर लेते हैं, तो उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ उसका टोटल मार्केट वैल्यू जो होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं जीडीपी को। तो इसके अनुसार भारत में बिहार की जो जीडीपी है वो 14th रैंक पर आती है, और इसका जो जीडीपी है वो 8.98 लाख करोड़ है। और इसमें जब आप कंट्रीब्यूशन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सर्विस सेक्टर से लगभग 60% कंट्रीब्यूशन है बिहार जीडीपी में, और इंडस्ट्री और यू कैन से एग्रीकल्चर से 20% शेयर। इसके बाद अगर आप लेबर फोर्स को देखेंगे बिहार में, तो बिहार का जो लेबर फोर्स है, मीन्स कि जो वर्कर है, लेबर है, वो किस सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर में लगभग 56% लेबर फोर्स काम करती है।
इंडस्ट्री सेक्टर में 8% और सर्विस सेक्टर में 36%। तो यहाँ से आप यह पाते हैं कि 36% वर्कर लेबर सर्विस सेक्टर में काम करती है और इसका जो आउटपुट है 60% का है। लेकिन वहीं जहाँ 56% वर्कर काम करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर को जब हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आप पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। लेकिन वही जब प्रैक्टिकल सेंस में हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर बनता है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनता है, टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर बनता है। तो जो यह सर्विस सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है बिहार का, उसमें 56% वर्कर कंट्रीब्यूट करते हैं, काम करते हैं। लेबर फोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर का 56% है, लेकिन उसका आउटपुट केवल 20% है। अब थोड़ा बिहार के इतिहास को खंगालते हैं और देखते हैं कि बिहार का जो हिस्ट्री है कैसा रहा और इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था वो बिहार पर कैसा रहा, उसका रिपरकशन आज के डेट में है या नहीं है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। 1990 में बिहार के जो सीएम थे लालू प्रसाद यादव थे, मतलब उस समय वो बने थे 1990 में। उनसे पहले जगन्नाथ मिश्रा जो एक सीएम थे, उनसे जस्ट पहले 94 डेज़ के लिए सीएम थे। उनसे पहले थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो लगभग 270 दिन के लिए सीएम थे, मतलब उनका जो टेन्योर था वो था। अगर 1952 की बात करूं मैं तो उस समय जब श्री कृष्णा सिंह बिहार के सीएम बने तो वो ऑलमोस्ट 8 ईयर एंड अप्रॉक्स 300 डेज़ तक का उनका टेन्योर था। उसके बाद अगर आप बिहार को देखेंगे तो श्री कृष्णा सिंह के बाद बिहार में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था एज अ सीएम जो लगभग 5 वर्षों के लिए काम किया हो या अपने पूरे टेन्योर के लिए काम किया हो। तो 1952 यानी कि 1960 से 1990 तक 30 सालों तक बिहार में कोई एक स्टेबल गवर्नमेंट था नहीं, और स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होना भी बिहार का एक बैकवर्डनेस था। बहरहाल एक बेहतर गवर्नमेंट नहीं होने के बावजूद भी 1990 में जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम बने जो जदयू के चीफ थे और 1995 तक वो सीएम रहे, 30 साल के बाद एक फुल टेन्योर वाले सीएम आए, लेकिन सिचुएशंस इतने ख़राब हो गए कि उस समय बिहार को एक टैग दिया गया, एक एक्रोनिम दिया गया जिसको कहा जाने लगा बीमारू स्टेट, और यू कैन से इन इंग्लिश फाइनेंशियली सिक स्टेट। और बिहार जो है एक पुअरेस्ट स्टेट में गिना जाने लगा, इंडिया का सबसे पुअरेस्ट स्टेट। 1990 से 2005 तक बिहार के जो सीएम थे वो लालू प्रसाद यादव थे या राबड़ी देवी उनकी वाइफ थी। 2001 और 2005 के बीच राबड़ी देवी बिहार की सीएम थी और उनके समय में जो बिहार का ग्रोथ रेट था वो 2.9% था। और उस समय बिहार का जो पॉपुलेशन था मीन्स जो भी पॉपुलेशन रहा उसका 2/5 जो पॉपुलेशन था वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहा था। हर एंगल से बिहार एक पुअरेस्ट स्टेट बना हुआ था। 2005 में सिचुएशंस इतने ख़राब हो गए, लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई नामो निशान नहीं था। सिचुएशन इस तरह से हो गया था कि जो बिहार के टॉप ऑफिशियल्स थे, मैं आईएएस आईपीएस लेवल के ब्यूरोक्रेट की बात कर रहा हूँ, उनके चिल्ड्रन जब स्कूल जाते थे तो वो भी वरीड रहते थे कि कहीं किडनैपिंग ना हो जाए उनका, क्योंकि रैम्पेट किडनैपिंग उस समय हो रही थी। एक इंडस्ट्री बना हुआ था बिहार किडनैपिंग और करप्शन का। इस तरह के सिचुएशन के बाद भी, और उस समय एक स्कैम हुआ, क्योंकि इलीगल जो विड्रॉल होता है ट्रेजरी से, यू कैन से फिस्क से, एक्सचेकर से, जिसको राजकोष कहते हैं, बिहार के ट्रेजरी से इलीगल ट्रांजैक्शन
इसको फॉर्डर स्कीम, चारा घोटाला नाम से प्रसिद्ध हुआ उस समय, जिसमें आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को कन्विक्ट भी किया गया। हालांकि इसके बाद भी लालू प्रसाद यादव पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग रहे और उनकी जो आइडियोलॉजी थी, जो उनका एजेंडा था कि बैकवर्ड दलित को, कम्युनिटी को एम्पावर करना, तो वो करते रहे। लेकिन 2005 में एक ऐसा समय आया जब उनका जो मैजिक था लो कास्ट के लोगों पर, वो धीरे धीरे हटा, उसका वेन हुआ, डिक्लाइन हुआ। और 2005 में जो सिचुएशन कुछ ऐसा बना कि जो नन यादव बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे, कास्ट के जो लोग थे, उन्होंने समझा कि हमारे साथ चीटिंग हो रहा है। लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक था वो था ही लो कास्ट के, जो उस समय के जो लोग थे वो, तो उन्होंने समझा उस समय कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है। और बिहार के जो भी अपर कास्ट के जो लोग थे वो भी लालू राबड़ी के इस रूल से प्रसन्न नहीं थे। तो उसके बाद उनका मैजिक धीरे धीरे लोगों पर से ख़त्म होने लगा। 15 ईयर तक उनका दबदबा रहा बिहार पर। बिहार को पूरी तरह से उन्होंने एक ऐसा बना दिया जिसको बीमारू स्टेट कहा जाने लगा। और 2005 में बिहार के नए सीएम बने नीतीश कुमार। हालांकि नीतीश कुमार इससे पहले भी कुछ दिनों के लिए, शायद 7 या 17 दिनों के लिए सीएम एक बार बने थे। लेकिन उस समय जदयू जो आरजेडी है, जदयू जो है आरजेडी से अलायंस थी। उसके बाद नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू, वो आरजेडी से अलायंस तोड़कर और बीजेपी से नया अलायंस बनाती है और फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार बनते हैं। बिहार के सीएम जो नीतीश कुमार उसमें बने, वो एक नए तरीके से काम करने लगे। और जो बिहार के जो लोग थे उनका भी एक फील था अंदर से, उनको फेथ था कि अब शायद लॉ एंड ऑर्डर में, एजुकेशन में, करप्शन में, इन सब चीज़ों में कमी आएगी, क्राइम में कमी आएगी। और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ 2006 से लेकर और 2014 तक बिहार में लगभग आई थिंक 80,000 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया। और जो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का, लॉ एंड ऑर्डर का जो यू कैन से अथॉरिटी है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को दे दिया गया। एक जीरो टॉलरेंट पॉलिसी पर उस समय डीएम और एसपी जो थे उन्होंने काम किया। 80,000 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया, लगभग 200 क्रिमिनल्स को डायरेक्ट डेथ पनिशमेंट दिया गया। और सिचुएशंस उस समय थोड़े अच्छे हुए। 2014-15 में बिहार का जो ग्रोथ रेट था लगभग 40% था। उस समय बिहार इंडिया के टॉप स्टेट्स में टॉपर था, कुछ मामलों में सबसे बेहतर था। या वो हेल्थ केयर की बात हो, एजुकेशन का बात हो, या एग्रीकल्चर का बात हो। तो बिहार में जब सीएम नीतीश कुमार बने तो कुछ इस तरह से चेंजेस आए उस समय, क्योंकि वो एक बेहतर छवि को दिखाना चाहते थे। और धीरे धीरे इकोनॉमिकल सिचुएशन बिहार का अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद जो ग्रोथ रेट था बिहार का, जिस तरह से होना चाहिए था, वो आगे बढ़ा नहीं। 2019 और 21 के बीच में कोविड में इसका जो ग्रोथ रेट था थोड़ा घटा। 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा कि इसका जो यू कैन से जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है कुछ एंगल से अच्छा हुआ। जो नया इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में जो विजय कुमार चौधरी ने रिप्रेजेंट किया, उसमें हमने देखा कि जो सर्विस सेक्टर है वह 60.7% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सर्विस सेक्टर का है। एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग आई थिंक 21.2% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है। और इंडस्ट्री 18.1% का जो शेयर है इंडस्ट्री का है, जो लेटेस्ट 2022-23 का है। इसके अलावा एक ऐसा स्टेटमेंट बीच में आया कि जो 2011 में जो बिहार की जीडीपी थी वह 7 टाइम्स बढ़कर 2022-23 में हुई।
और जो बजट था बिहार 23-24 का जो बजट था बिहार का, वो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 2,61,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ 2023-24 के बीच में। तो हेल्थ सेक्टर, और इस ईयर जो हमने देखा बजट में 2023-24 में कि एजुकेशन सेक्टर पर बिहार गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा पैसा व्यय किया, खर्चा किया, जिसको एक तरह से हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डेली एक्सपेंसेस में हम खर्च करते हैं बिहार गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो पिछले कई वर्षों के हिस्ट्री और अलग अलग तरह के सीएम के बाद और बिहार में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होने के बावजूद भी अभी हम देख पा रहे हैं कि बिहार एक बेहतर सिचुएशन में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी एक इकोनॉमिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि जो नेशनल एवरेज है और जो नेशनल ग्रोथ है उस लेवल पर पहुंचने के लिए बिहार को अभी से 25 ईयर टू 30 ईयर्स लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा समय है। नीतीश कुमार क्योंकि पिछले 16 से 18 वर्षों से बिहार में एज ए सीएम है, जिस लेवल पर उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट लाने चाहिए थे वो आए नहीं। तो धीरे धीरे हम बिहार की बात में अलग अलग टॉपिक पर हर सीएम के प्रोज एंड कॉन्स को और किसी दिन नीतीश कुमार के जो 16-18 वर्षों की जो जर्नी है, किस तरह से उन्होंने काम किया, इस पर भी बात करेंगे। आज तो मैं केवल बिहार के एक ओवरऑल इकोनॉमी पर बात करना चाहता था। मैंने किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं उठाया, या वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं उठाया है। मैंने एक ओवरव्यू देने का प्रयास किया कि हम किस तरह से बिहार की बात में अलग अलग टॉपिक पर बात करेंगे। तो बहुत जल्द एक नए टॉपिक में नए टॉपिक को विस्तार से समझेंगे और हर तरह के पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को समझेंगे, सीएम्स को किस तरह से काम करते हैं और अभी करंट बिहार का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, हमें किस तरह से उसे समझना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए, वोट करना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते थे 1990 से 2005 के बीच बिहार का सिचुएशन कैसा था एक गलत गवर्नमेंट चुनने से। थैंक यू।